तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इंपीरियल एडवाइजर साउथ बॉर्डर के अरीना में पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका हर एक दुश्मन मौजूद था। वाले सभी लोग एक साथ टीम अप होकर एडवाइजर को मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस जगह पर एक हेवनली एरी को फॉर्म कर लिया ताकि यांगकांग की आर्मी इनके इस काम में दखल ना दे पाए। हालांकि किन्मो के पास हुकुम का इक्का है, ये बात इन लोगों को पता नहीं थी। किन्मो ने वहाँ पर अपने हेवनली डीमन सेक्ट का झंडा लहरा कर उन्हें 440 वोल्ट्स का झटका दे दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है सदर्न बॉर्डर के बैटल ग्राउंड के साथ, जहां पर सांशी फोर्ट की लेडी यांगकांग की आर्मी पर अटैक करने के लिए तैयार थी। वहीं पर हमें यांगकांग की आर्मी का नजारा भी दिखाया गया, जो कि पूरी तरह से इस जंग के लिए तैयार थे। वेल यहाँ पर हम देख पाते हैं यांगकांग की गोल्डन वॉरियर्स की फौज। ये विशाल वॉरियर किसी को भी 1 सेकंड के अंदर चकनाचूर कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर यांगकांग का एलिफेंट स्क्वाड भी मौजूद था। और फिर वहाँ पर धीरे धीरे करते हुए हेवनली डीमन सेक्ट के फ्लैग्स राइज होने लगे। गाइस, ये वही फैक्शन है जिसका किन्मो सेक्ट लीडर है। वेल यहाँ पर एडवाइजर को खत्म करने के लिए उनके दुश्मनों ने एक बहुत ही खतरनाक एरी को फॉर्म कर लिया था, जिसके चलते अरीना में जो कुछ भी होगा वो यांगकांग की आर्मी कभी विटनेस नहीं कर पाएगी और ना ही उन्हें पता चलेगा कि एडवाइजर पर अटैक हुआ है। मगर अब हेवनली डीमन सेक्ट ने इस अरीना को चारों ओर से घेर लिया था, यानी कि अब यांगकांग के पास एक नहीं बल्कि 2 फौज थी, जिसे देखते साथ ही जियाओनान तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। दरअसल किन्मो का हेवनली डीमन सेक्ट मेजर फैक्शंस में से एक था। साथ ही ये सेक्ट इतना ज्यादा खतरनाक है कि कोई भी इतनी आसानी से इनके साथ पंगे नहीं लेता। तो नेचुरली उन्होंने भी यांगकांग के खिलाफ चल रही रेबेलियन को ज्वाइन करना चाहिए था, लेकिन हेवनली डीमन सेक्ट ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो तो यांगकांग के साथ खड़े हो गए और उन्हें अरीना में देखते साथ ही सभी रेबेलियंस की हिम्मत ने जवाब दे दिया। वो समझ गए थे कि अब इस सेक्ट के यहाँ पर होने से यांगकांग को हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सब यहाँ पर हेवनली डीमन सेक्ट अपना दबदबा कायम करते हुए टेलीपोर्टेशन का यूज करके वहाँ से डिसअपियर हो गया। वही दूसरी तरफ ड्यूक वे ने हेवनली डीमन सेक्ट और अपनी यांगकांग की आर्मी को सांशी फोर्ट की आर्मी पर अटैक करने का हुक्म दिया। यांगकांग के गोल्डन वॉरियर्स ने फटाफट से वहाँ की दीवारों पर अटैक करते हुए वहाँ का घेरा तोड़ दिया था, जो देखते साथ ही सांशी फोर्ट की लेडी ने अपने इंसेक्ट की मदद से इन लोगों पर हमला कर दिया। हालांकि यांगकांग के स्पिरिचुअल कैनन के सामने सांशी फोर्ट पूरी तरह से कमजोर पड़ गया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपनी फ्लाइंग सोर्ड्स की बारिश करते हुए सांशी फोर्ट के कई सारे वॉरियर्स का खात्मा कर दिया। इसी दरमियान हमें पता चला कि यहाँ पर बस सांशी फोर्ट नहीं बल्कि कॉप्स इमॉर्टल सेक्ट की आर्मी भी मौजूद है। मगर फिर भी वो लोग टीम अप होकर भी यांगकांग का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर यांगकांग की आर्मी ने न जाने कितने ही सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स को घायल कर दिया, जिसमें सांशी फोर्ट की लेडी भी शामिल थी। वो अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए अपनी जूनियर को बताती है कि जल्दी से पीछे हट जाओ, वरना हमारा सांशी फोर्ट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और इतना कहते साथ ही उस लेडी की मौत हो गई। तो इस तरह से सांशी फोर्ट तो इस बैटल से बाहर जा चुका था, लेकिन उन्हें जिंदा छोड़ना है या फिर मारना है, इसका फैसला यांगकांग की आर्मी पर निर्भर करेगा। इधर हेवनली डीमन सेक्ट के लोगों ने उस अरीना को चारों ओर से घेर लिया था। उन्हें वहाँ देखकर तो बाकी के मेजर फैक्शंस काफी ज्यादा पैनिक हो चुके थे। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि हेवनली डीमन सेक्ट एक एंशिएंट सेक्ट होने के बावजूद भी उसने यांगकांग को ज्वाइन किया। इधर किन्मो रेबेलियंस को बताने लगा कि हेवनली डीमन सेक्ट किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता। तुम सभी मॉन्स्टर्स का खात्मा करने के लिए हेवनली डीमन सेक्ट के लोग मार्शल वर्ड के नियमों को अपने पांव तले कुचल देंगे। मगर ये सारी बातें रेबेलियंस को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। यहाँ पर लिंचिंग पैलेस की मास्टर दाइयो कहने लगी कि हेवनली डीमन सेक्ट ने बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं लिया। यांगकांग हम सभी का दुश्मन है। मगर फिर भी हेवनली डीमन सेक्ट के पैट्रियार्क ने इन्हें ज्वाइन किया, लेकिन वो बंदी हेवनली डीमन सेक्ट के पैट्रियार्क पर और कीचड़ उछाल पाई, इससे पहले उस पर एक एनर्जी से अटैक हो गया। इस हल्की सी सोड एनर्जी से उस बंदी के गले को अंदर से पूरी तरह से डैमेज कर दिया, जो देखते साथ ही उसके साथियों के मुंह खुले के खुले रह गए। सो इस तरह से इंपीरियल एडवाइजर ने दाइयो के किस्से पर फुल स्टॉप लगा दिया। उनकी इस छोटी सी सोड ने दाइयो जैसे पावरफुल कल्टिवेटर की धज्जियां उड़ा दी। इतना ही नहीं, एडवाइजर ने अनाउंस किया कि दाइयो तो बस पहला शिकार थी, अब आगे यहाँ पर जो भी होने वाला है उसे तुमने सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा। उतने में ही रेबेलियंस में से एक जनरल कहने लगा कि एडवाइजर तुम तो काफी ज्यादा शातिर निकले।
हमें तो लगा था कि सिर्फ हम ही तुम्हारे पीठ पीछे प्लान्स बना रहे, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। उतने में ही एडवाइजर ने अपनी लिउ हेंग सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उनके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर हजारों लाखों तलवारें फॉर्म हो चुकी थी। ये भयानक सोर्ड इंटेंट एक मिल्की वे जैसा नजर आता है, जिसे देखते साथ ही सभी लोगों के होश उड़ गए। वैसे तो एडवाइजर कभी अपनी पावर्स का शो ऑफ नहीं करते, मगर ये लोग लकी है जो इन्हें एडवाइजर के मूव्स को देखने का मौका मिल गया। यहाँ पर एडवाइजर ने अपनी पावर्स का शो ऑफ इसलिए किया ताकि उनके दुश्मनों को ये ना लगे कि वो बंदा कमजोर है, यानी कि वो उनके दिलों में खलबली मचाना चाहते थे, और उनका ये प्लान पूरी तरह से काम कर गया। इधर तीनों ओल्ड मॉन्स्टर्स कहने लगे कि पिछली बार जब हमने इस पर अटैक किया था तभी इतना पावरफुल तो बिल्कुल नहीं था, मगर अब तो अचानक से इसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। आखिर ये पॉसिबल कैसे हो पाया? उतने में ही दूसरे कल्टीवेटर्स कहने लगे कि एडवाइजर तुमने तो अपनी पावर्स को छुपा के रखा था, इतने दिन तुमने जानबूझकर घायल होने का नाटक किया, क्या इसके पीछे की वजह तुम बता सकते हो? तो एडवाइजर बड़ी कुल अंदाज में अपनी सोड की धार चेक करते हुए कहने लगे कि चूहे को बिल से बाहर निकालने के लिए उसे कोई लालच देना पड़ता है। अगर मैंने घायल होने का नाटक नहीं किया रहता तो शायद सदन बॉर्डर पर मेरे इतने सारे दुश्मन जमा नहीं होते। तुम्हारे सभी साथियों को एक साथ लाने के लिए मुझे नौटंकी करनी पड़ी। जिसके बाद इंपीरियल एडवाइजर ने किन्मो को इशारा कर दिया, और उनके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर हेवनली डीमन सेक्ट के 2 वॉरियर्स पहुंच चुके थे, जिन्होंने अपनी स्किल्स को परफॉर्म करते हुए किन्मो और उसके साथियों को वहाँ से गायब कर दिया। जो देखते साथ ही ओल्ड मॉन्स्टर्स तो काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी आर्मी होने के बावजूद भी एडवाइजर ने अकेले रुकना पसंद किया। एडवाइजर कह रहे थे कि तुम सभी ने सेकंड पाथ को चूज किया है, तो इसी वजह से मैं अकेले ही तुम सबका मुकाबला करूंगा। तो चलो फिर फटाफट से इस मसले को हल किया जाए। इधर टेलीपोर्टेशन टेक्निक के जरिए किन्मो के सभी साथियों को एक माउंटेन क्लिफ पर लाकर पटका गया। वो लोग काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि इंपीरियल एडवाइजर अरीना में अकेले हैं। उन्हें तो ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अरीना से यहाँ पर टेलीपोर्ट क्यों किया गया, जबकि वो अरीना में रुककर एडवाइजर की मदद कर सकते थे। तो किन्मो ने बताने लगा कि एडवाइजर के कहने पर ही तुम सबको यहाँ पर टेलीपोर्ट किया गया। इसका सीधा मतलब ये है कि एडवाइजर को पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि वो अपने दुश्मनों के साथ अकेले ही निपट सकते। वैसे भी गॉड्स के बाद अगर कोई पावरफुल होगा तो वो है हमारे इंपीरियल एडवाइजर। इसी वजह से तो उन्हें इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के टाइटल से नवाजा गया। उतने में ही कियो कंफ्यूज होते हुए किन्मो से पूछने लगा कि क्या तुमने हमें यहाँ पर टेलीपोर्ट किया था? मगर लास्ट टाइम तो तुमने ये बताया था कि तुम इतने सारे लोगों को टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। और उतने में ही देखते वहाँ पर हेवनली डीमन सेक्ट के सभी कल्टीवेटर्स पहुँच गए। वेल, इन सबको यहाँ देखकर ही किन्मो के दोस्त काफी ज्यादा पैनिक हो गए। इतना ही नहीं, उन्हें हेवनली डीमन सेक्ट के खेमे में सोर्ड मास्टर सान शियांग भी नजर आया, जिसे देखते साथ ही इन सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। ओ कह रही थी, सोर्ड मास्टर हमने आपको नहीं देखा, हम तो ये बात किसी को नहीं बताएंगे कि आप हेवनली डीमन सेक्ट के साथ मिले हुए थे। और उतने में किन्मो अपने साथियों से कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही हेवनली डीमन सेक्ट के सभी लोग किन्मो को होली सेक्ट मास्टर के नाम से ग्रीट करने लगे। सो इस तरह से किन्मो के दोस्तों को एक और सरप्राइज मिल गया। उससे हैरान होते हुए पूछते कि क्या तुम इस हेवनली डीमन सेक्ट के मास्टर हो? उतने में ही किन्मो अपने हेवनली डीमन सेक्ट के लोगों से कहने लगा कि मेरे दोस्तों पर अटैक करने की कोई जरूरत नहीं, इन्होंने तो गलती से मेरी हकीकत जान ली है, तो इन्हें पनिश करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दोस्त इस सीक्रेट को सीक्रेट रखेंगे, और ये तभी पॉसिबल होगा जब वो सबके सब हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन कर ले। यानी कि किन्मो ने यहाँ पर अपने सभी दोस्तों को हेवनली डीमन सेक्ट ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, और इनडायरेक्टली उन्हें ये भी समझा दिया कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर शायद उनकी जान को खतरा होगा। इधर सोर्ड मास्टर सान शियांग तुरंत ही अपनी तलवार लेकर उनके सामने खड़े हो गए। वहीं पर ड्रैगन किलिन भी उन्हें अपनी खूनी दांत दिखाकर डरा रहा था। किन्मो कहता है कि अगर मेरे दोस्तों ने हमारे हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन नहीं किया तो फिर हम इसी खूबसूरत माउंटेन पर उन्हें दफना देंगे। यहाँ की खूबसूरत सीनरी देखकर ही उनकी आत्मा हर रोज एंजॉय करेगी। ये सुनते साथ ही बेचारा कियो काफी ज्यादा पैनिक हो गया और डर के मारे कांपती हुई सान शियांग को बताने लगा कि मैं तो यांगकांग के साथ कभी ईमानदार था ही नहीं, बल्कि मेरा तो हमेशा से ही सपना था कि मैं एक ना एक दिन डीमन सेक्ट को ज्वाइन करूंगा। अरे ज्वाइन का क्या, मैं तो ऑलरेडी तुम्हारा डिसाइपल बन चुका हूँ। वहीं पर शेन कह रहा था कि किन्मो तो ऑलरेडी एडवाइजर की मदद कर रहा है, यानी कि हेवनली डीमन सेक्ट ने यांगकांग की आर्मी को सपोर्ट करने का फैसला लिया, इसीलिए डीमन सेक्ट को ज्वाइन करने में कोई हर्ज नहीं। वहीं पर शियू भी अपने गुलाम को लेकर हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन करने का फैसला कर चुकी, जिसके बाद वो यान शियांग से कहती कि समय रहते तुम भी हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन करो, अगर तुमने जरा भी डिले किया तो हो सकता है ये लोग तुम्हारा काम खत्म कर दे। जिस पर यान शियांग कहने लगी, मेरे दोस्तों कुछ बातें ऐसी है जो मैंने अभी तक तुम्हारे साथ शेयर नहीं की थी। दरअसल मैं तो ऑलरेडी हेवनली डीमन सेक्ट की होली मेडन हूँ,
ये सुनते साथ ही इन सभी लोगों के होश उड़ गए और अब सीन शिफ्ट होकर हमें इंपीरियल एडवाइजर दिखाए गए। वो अपने दुश्मनों से कहते हैं कि तुम सभी लोग चाहते थे कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ, तो देखो मैं आ चुका हूँ। तुम लोग अपनी फोर्सेस ज्वाइन करके मुझे पूरी तरह से अकेला करना चाहते थे ताकि मुझे खत्म करने में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो देखो यहाँ पर मैं तुम्हारे सामने अकेला खड़ा हूँ, लेकिन हैरत तो इस बात की है कि तुमने अभी तक मुझ पर कोई हमला नहीं किया। सो प्लीज अब ये मत बोलना कि तुम लोगों में इतना दम ही नहीं कि तुम मुझ पर हमला कर सको। वही दूसरी तरफ शेन किन्मो को ग्रीट करते हुए कहने लगा कि मार्शल अंकल, हमारे एडवाइजर ऑलरेडी घायल थे। क्या आपको नहीं लगता कि हमने उनकी सपोर्ट के लिए हेवनली डीमन सेक्ट के पावरफुल लोगों को भेजना चाहिए? तो किन्मो ने बताने लगा कि हेवनली डीमन सेक्ट यहाँ पर कोई बैटल करने नहीं आया था, बल्कि वो तो यहाँ पर इसलिए आए ताकि इंपीरियल एडवाइजर का दबदबा बना रहे, उन्हें पहले स्ट्राइक करने का मौका मिल जाए। जब हमारे इंपीरियल एडवाइजर दुश्मनों से पहला उन पर अटैक करेंगे तब उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। हम दोनों ने मिलकर डीमन सेक्ट को यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि इंपीरियल एडवाइजर उन लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर सके। हमने तो सिर्फ अपनी आर्मी दिखाकर उनका मोरल डाउन कर दिया और उतने में इन लोगों ने देखा कि अरीना में तो बैटल शुरू हो चुकी है। वहाँ पर सोर्ड स्लैशेस की आवाजें आ रही थी। यहाँ पर किन्मो दिल ही दिल में कहने लगा कि मुझे पूरा यकीन है कि हेवनली डीमन सेक्ट को देखकर सारे रेबेलियंस दिल ही दिल में बौखला गए। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा कि यांगकांग के एडवाइजर से निपटा जाए या फिर डीमन सेक्ट से, मगर फिर भी मुझे कुछ भी करके इस बैटल पर नजर रखनी होगी ताकि इंपीरियल एडवाइजर की समय रहते मदद कर सकूं। आफ्टर ऑल वो पूरा अरीना ओल्ड मॉन्स्टर्स और पावरफुल कल्टीवेटर्स से भरा पड़ा है। सो अरीना के हालातों पर नजर रखने के लिए किन्मो ने अपनी हेवनली आईज को ओपन किया, मगर किन्मो ने नोटिस किया कि उसका विजन उस शील्ड को पियर्स नहीं कर पा रहा और उसे किसी भी कीमत पर इस ग्रेट बैटल को विटनेस करना था ताकि उसे इंपीरियल एडवाइजर की पावर्स का अंदाजा आ जाए। तो इसीलिए किन्मो ने अपनी अजूर स्काई हेवनली आई को ओपन किया, जो कि उसकी सनशिंग हेवनली आईज का आखिरी लेवल है। यानी कि किन्मो ने यहाँ पर अपनी सबसे हायर लेवल के परसेप्चुअल विजन का यूज किया था ताकि वो इस ग्रेट बैटल को देख पाए। वहाँ पर हमें हेवनली आई को ओपन होता हुआ देख पाते हैं, जिसके अंदर कुल मिलाकर 8 लेवल थी, मगर थोड़ी देर में वो आई शैटर हो गई क्योंकि किन्मो की कल्टीवेशन अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंची जहाँ पर जाके वो इस आई का इस्तेमाल कर सके। और उतने में किन्मो ने नोटिस किया कि वो तो अचानक से ही सब कुछ देख पा रहा है। वेल बैटल ग्राउंड में कल्टीवेटर अपने धर्मा फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एडवाइजर पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर एडवाइजर ने अपने फिंगर से इशारा करते ही उस बंदे को दूर पटक दिया। हालांकि वो अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने धर्मा फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एडवाइजर को क्रश करने की कोशिश करता है। तो इसी वजह से एडवाइजर ने भी अपनी कॉइलिंग सोर्ड स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए उसके धर्मा फॉर्म पर अटैक कर दिया, जिसके चलते बस एक ही सेकंड के अंदर वो धर्मा फॉर्म डिस्ट्रॉय होकर वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। तब तक एक दूसरा कल्टीवेटर एडवाइजर पर अटैक करने पहुंच गया। वो वहाँ पर ईवल ऑरा रिलीज करते हुए उन पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर एडवाइजर ने बस अपने हाफ स्टेप के साथ ही वहाँ पर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जिससे वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। इधर किन्मो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो सोचता है कि मैं तो अजुर आई को एक्टिवेट ही नहीं कर पाया, तो फिर मैं इस बैटल को देख कैसे सकता हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। और उसी वक्त हमें आसमान में 2 डिमोनिक आईज नजर आई। किन्मो भी समझ गया कि कोई तो बंदा है जो मेरा इस्तेमाल करके इस बैटल पर नजर रख रहा। और फिर किन्मो को महसूस हुआ कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ड्यूटी एंड डीमन गॉड है। यानी कि पिछली बार हुई बैटल में इस डीमन गॉड ने अपनी कॉन्शियसनेस का एक ट्रेस किन्मो की बॉडी में ऐड किया था। अब किन्मो चाहता था कि इसके बारे में अपने दोस्तों को बताया जाए, लेकिन इससे माहौल काफी ज्यादा खराब हो जाएगा, इसलिए किन्मो ने फिलहाल के लिए इस बात को सीक्रेट रखा। जिसके बाद हमें अरीना का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी कल्टीवेटर्स एडवाइजर पर हमला करने रवाना हो गए। तो एडवाइजर भी अपनी मेन सोर्ड को उसकी मैन से बाहर पुल करते हुए अपना एक बहुत ही शानदार स्लैश रिलीज कर देते हैं। उस स्लैश की एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसने अपनी ऑरा से इवेंट के फ्लो को भी काट दिया। और इधर वो बंदा जिसने एडवाइजर पर हमला किया था वो भी 2 हिस्सों में कट चुका। उतने में ही ओल्ड मॉन्स्टर टीम की पॉइजन लेडी एडवाइजर पर अपने इंसेक्ट रिलीज कर देती है। ये इंसेक्ट इतने ज्यादा भयानक थे कि कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर इनकी ऑरा से ही मारा जाएगा। एडवाइजर उससे कहते हैं कि तुम्हारी इंसेक्ट कंट्रोलिंग टेक्निक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पर निर्भर करती है, तो चाहे तुम इसकी कितनी ही प्रैक्टिस क्यों ना कर लो, ये हमेशा हालातों पर निर्भर रहेगी। और फिर एडवाइजर अपनी कॉइलिंग सोड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर बहुत बड़ा फ्लो क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें उस पॉइजन मास्टर के सारे क्रीचर्स डिस्ट्रॉय होकर वो घायल हो गई। तब तक दूसरा मास्टर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर एडवाइजर उसके हमले को बड़े कूल अंदाज में डॉज करते हुए कहने
लगे कि तुम्हारी तलवारबाजी वाकई शानदार है, मगर ये भी सोड की बेसिक 14 सोड मूव्स पर ही निर्भर करती। भले ये मार्वलस होगी मगर है तो ये पुरानी। और इतना कहते साथ ही वो उस बंदे की सोड को हवा में उछाल कर उस पर एक पाम अटैक हिट कर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एडवाइजर की सोड उस बंदे के सीने को छन्नी करने वहाँ पर पहुंच चुकी थी, जिसे वो बंदा अपनी तलवार से रोकने लगा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि एडवाइजर की भयानक एनर्जी उस बंदे की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसके सीने को आर पार कर चुकी थी। और अब एडवाइजर दोबारा से अपनी सोड को समन करते हुए वहाँ पर फ्लाई करने लगे। उनके रास्ते में जो भी नजर आया उसका बस सर्वनाश हुआ। उन्होंने अपनी सोड एनर्जी के तूफान में न जाने कितने ही कल्टीवेटर्स को मौत के घाट उतार दिया। एडवाइजर की इस तलवारबाजी की जितनी तारीफें की जाए वो कम थी। रेबेलियंस ने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि एडवाइजर एक ही सेकंड में बाजी को पलट के रख देंगे। सो इस तरह से बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर एडवाइजर ने छोटे मोटे कल्टीवेटर्स का काम तमाम कर दिया। मगर इस खेल के असली विलन तो अभी भी जिंदा है और उन्होंने एडवाइजर को चारों ओर से घेर लिया। इसी दरमियान कॉप्स इमॉर्टल सेक्ट के मास्टर ने अपनी कई सारे डीमंस को रिलीज कर दिया जो कि एडवाइजर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जो देखते साथ ही एडवाइजर की सोड काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होकर साइज में बड़ी हो चुकी थी और फिर वो एक रिबन जैसी जाकर उन सभी डीमन से लिपट कर उनका काम तमाम कर देती है। साथ ही एडवाइजर कॉप्स इमॉर्टल सेक्ट के लीडर के पास से गुजरते हुए कहने लगे कि तुमने हमेशा मासूमों की जाने ली ताकि तुम अपनी एक डेड आर्मी को खड़ा कर पाओ और इसी वजह से तुम्हें मौत की सजा मिलती है। इतना कहते साथ ही उन्होंने सीधे उस बंदे के गले पर वार कर दिया। उनकी एक ही स्ट्राइक में उस बंदे की गर्दन धड़ से अलग हो चुकी थी। उतने में ही 9 नेदर गेट सेक्ट का मास्टर अपने आर्टिफैक्ट को लेकर एडवाइजर पर अटैक करने पहुंच गया, मगर एडवाइजर ने फटाफट से अपनी सोर्ड से एक शील्ड फॉर्म करते हुए उस बंदे के अटैक को काउंटर करना शुरू कर दिया। उससे कहते हैं कि तुमने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए हमारे यांगकांग के कई सारे स्टूडेंट्स की जाने ले ली, इसलिए अब तुझे भी मरना होगा। और इतना कहते साथ ही एडवाइजर ने सीधे जाकर उस बंदे के अंदर अपनी सोर्ड पियर्स कर दी, जिससे वो तो हवा में ही एक्सप्लोड हो गया था। वेल यहाँ पर एडवाइजर का ये भयानक फॉर्म देखते साथ ही सभी मास्टर्स ने एक साथ मिलकर उन पर हमले कर दिए, क्योंकि वो जानते थे कि अकेले तो इस बंदे को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एडवाइजर ने अपनी हजारों सोर्ड रिलीज करते हुए उनकी इस साजिश को नाकाम कर दिया। मगर उतने में एक कल्टीवेटर ने अपनी इवल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यांगकांग के एडवाइजर को उसमें ट्रैप कर लिया और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए यांगकांग का पुराना जनरल उन पर हमला करने पहुंच जाता है। हालांकि उसकी सोड अटैक को तो यांगकांग के एडवाइजर ने अपनी फिंगर से ही होल्ड कर लिया। अब वो उसकी सोड को ब्रेक करते हुए कहने लगे कि एक जमाने में तुम लोगों की भलाई के लिए बातें करते थे और सच बताओ तो मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस था, मगर मुझे लगा ही नहीं कि तुम मुझे धोखा दोगे। तुम इतने ज्यादा जिद्दी हो कि तुमने बदलाव को एक्सेप्ट करने से मना किया और इसी वजह से मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। और इतना कहते साथ ही एडवाइजर ने अपनी सोड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे का काम भी तमाम कर दिया। उस बंदे की ऐसी हालत देखकर तो धर्मा किंग एडवाइजर पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एडवाइजर पर कई सारे अटैक कर दिए, जिन्हें एडवाइजर बड़े आराम के साथ डॉज कर लेते हैं। एडवाइजर उससे कहते हैं कि धर्मा किंग तुम एक पुराने ख्यालों वाले बंदे हो, इसलिए अब मैं तुम्हें भी इतिहास के पन्नों में दफन कर दूंगा। और इतना कहते साथ ही उन्होंने अपने मल्टीपल सोर्ड्स को फॉर्म कर लिया, जिनके आपस में मर्ज होते साथ ही वहाँ पर एक गोल्डन कलर की हेवी सोर्ड तैयार हो गई। सो यहाँ पर अपनी जायंट सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एडवाइजर ने धर्मा किंग पर अटैक कर दिया। वो बताते हैं कि मैं पुराने ख्यालात वाले लोगों को जरा भी पसंद नहीं करता। हम इंसानों ने हमेशा इस समय के साथ खुद को बदलना चाहिए। तो अब इस दुनिया में शांति कायम करने के लिए तुम्हारे जैसे लोगों को मरना पड़ेगा। और अब यहाँ पर एडवाइजर की गोल्डन सोर्ड ने एक ही साथ उस बंदे पर न जाने कितने ही सारे हमले कर दिए, जिसके चलते उस बंदे का तो वहाँ पर चूरा बन गया था। और वाकई एडवाइजर का ये हमला इतना ज्यादा डोमिनेटिंग था कि उसकी एनर्जी शील्ड को ब्रेक करते हुए बाहर निकलने लगी। उस स्पिरिचुअल ऑरा ने तो पत्थरों को भी काट दिया था और इसी से हम एडवाइजर की उस मूव की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। और अब हमें एक बार फिर से अरीना में किलिंग स्प्री दिखाई गई। यहाँ पर एडवाइजर अपने दुश्मनों का काल बनकर उन्हें भगा भगा कर मार रहे थे। उन्होंने उस अरीना में जितने भी टावर्स मौजूद थे उस सबका चप्पा चप्पा छान मारा। आज तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अपने दुश्मनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले, ताकि आगे चलकर यांगकांग कभी भी ऐसी किसी रेबेलियन को विटनेस ना कर पाए। यहाँ पर यांगकांग के दुश्मन कीड़े मकोड़े जैसे मारे जा रहे थे। यही वजह थी कि कल्टीवेशन की दुनिया में लॉ ऑफ जंगल लागू होता है। जो स्ट्रांग है वो सरवाइव करेगा और जो कमजोर है वो स्ट्रांग के हाथों मारा जाएगा। यहाँ पर एडवाइजर ने इन लोगों को इस तरह से अपनी सोड में धसाया मानो कि वो वहाँ पर मोतियों का हार बना रहे। उनकी इस भयानक स्किल को देखते साथ ही किन्मुखी तो मानो होश ही उड़ गए। वो सोचता
है कि हमारे ग्रैंडपा चीफ की सोड टेक्निक एक सोड मैप का यूज करके परफॉर्म करती थी, जो कि वहाँ मौजूद माउंटेन्स और रिवर्स को भी काट दे। मगर एडवाइजर की सोड टेक्निक बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। उन्होंने अपनी सोड इंटेंट को एक्सट्रीम लेवल पर रिफाइन करना सीख लिया है। इधर दो धर्मा फॉर्म एडवाइजर पर अटैक करने पहुंच गए थे, लेकिन एडवाइजर ने तो ऑलरेडी वहाँ पर हजारों लाखों सोड्स बना ली हैं, जिन्हें देखते साथ ही उन धर्मा फॉर्म्स की तो फटकर हाथ में आ गई। और फिर वहीं पर इन गोल्डन सोड्स का एक ऐसा तूफान खड़ा हुआ जिसने उन दोनों धर्मा फॉर्म्स पर एक साथ ही हजारों लाखों स्ट्राइक्स रिलीज कर दी। इस नजारे को देखकर मास्टर सांशिंग कहने लगे कि आज मुझे पता चला कि सोड को किस तरह से यूज करना चाहिए। और फिर उन्होंने अपनी सोड को बस एक पेड़ की तरफ पॉइंट करते ही उसे काट दिया। इधर अरीना में वो मास्क वाला बंदा देखता है कि उसके साथी तो 1 बाय 1 खत्म हो चुके हैं, तो अब उसने भी एडवाइजर के साथ फाइट करना शुरू कर दी। वेल यहाँ पर एडवाइजर ने उसके मुसलसल हमलों को काफी अच्छे तरीके से काउंटर कर लिया था। किन्मो भी नोटिस करता है कि एडवाइजर जानबूझकर इस बंदे पर जानलेवा हमला नहीं कर रहे। उन्होंने अभी तक जितने भी स्ट्राइक्स रिलीज की थी वो सारी की सारी रूथलेस है, लेकिन इस बंदे पर कोई भी जानलेवा अटैक नहीं किया गया। उन्होंने जानबूझकर इस बंदे के वाइटल पॉइंट्स पर कोई हमला नहीं किया। उतने में एडवाइजर ने उस पर्सन के कंधे में अपनी सोड को पियर्स कर दिया, जिसे देखकर ही वो बंदा काफी जोर जोर से हंसने लगा। उसे लग रहा था कि शायद एडवाइजर मिस हो गया, इसलिए वो तुरंत ही एडवाइजर की सोड को होल्ड कर लेता है। और तब तक 3 ओल्ड मॉन्स्टर्स में से एक मास्टर ने उन पर अटैक कर दिया। यहाँ पर उस मास्टर ने अपनी फायर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एडवाइजर के आसपास एक बहुत ही पावरफुल केज फॉर्म कर लिया, जिसके अंदर वो पूरी तरह से ट्रैप हो चुके थे। और तभी वो मास्क वाला बंदा कहने लगा कि चलो फाइनली वो पल आ चुका है जब हम इस एडवाइजर का काम तमाम करेंगे। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही हम वहाँ पर कई सारे ड्रैगन्स को इमर्ज होता हुआ देख पाते हैं। देखते ही देखते उन महाशक्तिशाली ड्रैगन्स ने एडवाइजर को चारों ओर से घेर लिया था। एक तरफ से ये ड्रैगन अपने फायरबॉल के साथ एडवाइजर पर हमला करने के लिए तैनात थे, और वही दूसरी तरफ तीनों ओल्ड मॉन्स्टर्स भी उन पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। और अब वहाँ पर एक फाइनल हमला हुआ जो कि काफी ज्यादा भयानक था। चारों ओर से इंपीरियल एडवाइजर पर बहुत ही भयानक हमले किए जा रहे थे, जिससे तो पूरा इलाका ही शेक होने लगा। और अब इन ड्रैगन को देखते साथ ही किन्मो को याद आया कि ये तो एक 9 ड्रैगन एम्परर टेक्निक है, जो कि सिर्फ रॉयल फैमिली ही यूज करती थी। यांगकांग के सेकंड प्रिंस ने भी एक बार इस टेक्निक का यूज किया था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि बस रॉयल फैमिली के पास ही ट्रू ड्रैगन की ब्लड लाइन है, तो ये मास्क वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि यांगकांग की रॉयल फैमिली का ही मेंबर होगा। शायद इसी वजह से इंपीरियल एडवाइजर ने इस पर काफी क्लोज अटैक नहीं किया। वो जानना चाहते हैं कि आखिर रॉयल फैमिली का कौन वो गद्दार है जिसने उन्हें धोखा दिया। साथ ही साथ किन्मो को अब इंपीरियल एडवाइजर की सारी प्लानिंग समझ आ चुकी थी। दरअसल वो अच्छे से जानते थे कि रॉयल फैमिली का कोई मेंबर उन्हें धोखा दे रहा है, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर घायल होने का नाटक किया ताकि ये बंदा अपने रेबल साथियों को लेकर उनका मुकाबला करने के लिए पहुंच जाए। सिर्फ यही एक रास्ता था इस बंदे की पहचान को जानने का। उतने में ही इंपीरियल एडवाइजर ने अपनी बड़ी शानदार सोड को वहाँ पर समन कर लिया, तो बंदा भी उनकी इस अटैक को काउंटर करने के लिए अपनी ड्रैगन बेल को फॉर्म कर लेता है। मगर वो ड्रैगन बेल इंपीरियल एडवाइजर के अटैक को रोक नहीं पाती। यहाँ पर एडवाइजर की सोड सीधे उस बंदे के मास्क पर हिट होने वाली थी, जिसके चलते उसकी पहचान सामने आ जाएगी। मगर उसी वक्त वहाँ पर एक शील्ड फॉर्म हो गई, तो एडवाइजर ने भी अमेज होकर देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही विशाल बुद्धा का स्टैचू पहुंच चुका है। इनफैक्ट सभी लोग उस जायंट स्टैचू को देखकर हैरान हो गए। उस बुद्धा स्टैचू पर पूरी की पूरी आर्मी तैनात थी। यहाँ पर एडवाइजर भी कंफ्यूज थे कि यहाँ पर अभी एंट्री किसकी हुई है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।